हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th बायोलॉजी यूनिट चौथी जो 14 नंबर की आप लोगों की थी, उसमें मैं अगला पार्ट आपका नेगेटिव इंटरेक्शन के बारे में आज चर्चा करूंगी। इससे पहले मैं पॉजिटिव इंटरेक्शन उसके बारे में विस्तार से चर्चा कर चुकी हूँ। आइए देखते हैं ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाएं, ऋणात्मक या नेगेटिव इंटरेक्शन। इसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को हानि होती है। किसी भी जैव समुदाय में रहने वाली प्रजातियों के जीव अपने लाभ के लिए दूसरे जीवों के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। पारस्परिक मतलब आपस में। इस पारस्परिक क्रिया में दूसरे जीव की हानि हो जाती है। इसका मतलब हुआ एक जीव को फायदा होगा और दूसरे जीव को नुकसान होगा। इसी कारण इस पारस्परिक क्रिया का नाम ऋणात्मक या नेगेटिव इंटरेक्शन रखा गया है। अब नेगेटिव इंटरेक्शन में उदाहरण आपको याद रखने हैं: स्पर्धा, कंपटीशन, परभक्षण, प्रेडेशन तथा परजीवता। ये तीन आपके कोर्स में लगी हुई हैं, आपको तीनों ही तैयार करनी, जिसमें आपकी स्पर्धा, कंपटीशन ये और परभक्षण ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न आता ही है। आइए स्पर्धा पे चर्चा करते हैं। क्या है स्पर्धा या कंपटीशन? स्पर्धा एक ऋणात्मक अंतःक्रिया है। अब नेगेटिव इंटरेक्शन का ये उदाहरण है स्पर्धा, तो कैसी? एक नकारात्मक या ऋणात्मक अंतःक्रिया है। अंतःक्रिया मतलब अंदर से होने वाली प्रक्रिया, जो तब उत्पन्न होती है जब दो या दो से अधिक सदस्य भोजन, स्थान, जल, प्रजनन, रिप्रोडक्शन अन्य संसाधनों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। तब आपकी ऋणात्मक अंतःक्रिया में स्पर्धा प्रक्रिया होगी, जब दो जीव आपस में भोजन के लिए, स्थान के लिए, जल के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और अन्य साधनों के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। आगे देखिए, जीवों के मध्य होने वाली स्पर्धा को दो भागों में बांटा जा सकता है। तो आपको परिभाषा में स्पर्धा क्या है? एक ऋणात्मक अंतःक्रिया है जो कब उत्पन्न होती है? जब दो सदस्य आपस में बहुत सारी चीजों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं या कंपटीशन करते हैं, तब आपकी ऋणात्मक प्रतिस्पर्धा या स्पर्धा क्रिया होती है। और इस क्रिया को हम दो भागों में बांट सकते हैं: अंतरजातीय स्पर्धा, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, दूसरा अंतरजातीय स्पर्धा, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ऐसा कंपटीशन जो इंटर स्पेसिफिक है वो तो समान जातियों के बीच प्रतिस्पर्धा करेगा, और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जो होगा अंतरजातीय, वो भिन्न भिन्न जातियों के बीच ये कंपटीशन करेगा। तो ये परिभाषा आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, अंतरजातीय स्पर्धा, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। यह स्पर्धा एक ही जाति के सदस्यों के मध्य होती है। तो जो स्पर्धा एक ही जाति के सदस्यों के मध्य होती है वो आपकी इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन से ज्यादा घातक होती है। आगे देखिए, मैंने इसे अंडरलाइन किया है। आपको ये याद रखना होगा कि जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है कैसे एक ही जाति के सदस्यों के मध्य होगी। यह स्पर्धा अंतरजातीय स्पर्धा से अधिक गंभीर होती है। कहने का मतलब हुआ जो भिन्न जातियों के बीच स्पर्धा होती है उससे कहीं घातक इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है वो होता है, क्योंकि ये समान जातियों के मध्य होती है। अतः एक ही जाति के सदस्य स्थान, आहार, ऊर्जा, प्रकाश, वायु आदि सभी संसाधनों के लिए स्पर्धा करते हैं। और ये सब आपको याद नहीं करना है, तो बस इतनी लाइन याद रखिए। हम नीचे एक लाइन और जोड़ दीजिए बस। अगली, अंतरजातीय स्पर्धा, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। एक मिनट, ये इंटर स्पेसिफिक है और ये ऊपर जो मैंने पढ़ा है वो इंटर स्पेसिफिक है। इंटर स्पेसिफिक का मतलब है भिन्न भिन्न जातियों के बीच होने वाला कंपटीशन। दो भिन्न भिन्न जातियों की प्रजातियों के मध्य होने वाली स्पर्धा को हम अंतरजातीय स्पर्धा कहते हैं। तो बस ये दो लाइनें आपको अलग अलग डेफिनेशन में याद रखनी है। इंटर स्पेसिफिक भिन्न जातियों के बीच होगा और इंट्रा स्पेसिफिक आपका एक ही जाति के सदस्यों के मध्य होगा। इस प्रकार की स्पर्धा में एक प्रजाति अधिक सफल होती है तथा दूसरी प्रजाति को नुकसान होता है। उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। कृषि के अंतर्गत खेत में खरपतवार, वीड्स, खनिज खाद, जल के लिए फसली पादपों के साथ स्पर्धा करते हैं। इस कारण फसल उत्पादन में भारी कमी आती है। जब कृषि के अंतर्गत कोई खरपतवार उगाता है तो निश्चित बात है दोनों में स्पर्धा होती है, दोनों प्लांटों में। दूसरी क्रिया परभक्षण, जिसको हम प्रेडेशन कहेंगे। परभक्षण भी एक प्रकार की नेगेटिव इंटरेक्शन है। परभक्षण एक प्रकार की ऐसी ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीवधारी को परभक्षी कहते हैं, किसी दूसरे जीव को भक्ष कहते हैं। परभक्षी जीव सदैव भक्ष को खाता है। जैसे शेर को आप परभक्षी कह सकते हैं
और भक्ष जिसको हम प्रे कहते हैं, इसको आप हिरण कह सकते हैं। इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं परभक्षी जो किसी को खाता है या किसी का भक्षण करता है। तो परभक्षी जो किसी को खाता है, भक्ष जो किसी के द्वारा खाया जाता है। तो मैंने आपका परभक्षी शेर और भक्ष, शेर किसको खाता है, हिरण को। तो किसको फायदा हुआ, शेर को फायदा हुआ और हिरण का नुकसान हुआ। तो एक को फायदा और एक को नुकसान, क्रिया क्या कहलाएगी, परभक्षण। परभक्षी जीव सदैव भक्ष को खाता है। भक्ष मतलब हिरण और परभक्षी शेर। आप दूसरे उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं, जैसे टिड्डा, मेढक, सर्प और बाज। इकोसिस्टम में मेढक किसको खाता है, टिड्डे को। मेढक को कौन खाता है, सर्प। सर्प को कौन खाता है, बाज। तो टिड्डे को नुकसान हो रहा है और मेढक को फायदा हो रहा है क्योंकि टिड्डा उसका भोजन है। सर्प को फायदा हो रहा है क्योंकि मेढक सर्प का भोजन है और मेढक को नुकसान हो रहा है। जबकि बाज को फायदा हो रहा है क्योंकि सर्प बाज का भोजन है और सर्प को नुकसान हो रहा है क्योंकि वो खाया जा रहा है। तो सर्प को आप भक्ष कह सकते हो और इसको हम बाज को परभक्षी कह सकते हैं। इसमें हम मेढक को भक्ष कह सकते हैं और सर्प को हम परभक्षी कह सकते हैं। इसमें टिड्डे को हम भक्ष और मेढक को हम परभक्षी कह सकते हैं। इस इकोसिस्टम के माध्यम से हम इकोसिस्टम में जो व्यवस्था है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और शीर्ष उपभोक्ता, इसके माध्यम से एक को फायदा एक को नुकसान हम समझ सकते हैं। या किसी जंगल में शेर के द्वारा हिरण का खाया जाना, तो शेर को फायदा और हिरण को नुकसान, इस माध्यम से भी हम परभक्षण क्रिया को समझ सकते हैं। अब दूसरे एग्जाम्पल से कीटभक्षी जो पादप होते हैं उनके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। कोई एक एग्जाम्पल आप लोग तैयार करना है, दोनों नहीं तैयार करने हैं। परभक्षी पादप, कीटभक्षी पादप। अनेक पादपों में नाइट्रोजन की कमी होती है। ये पादप अपने लिए कार्बनिक पदार्थों का निर्माण तो स्वयं कर लेते हैं, परंतु नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये अपनी विशेष संरचनाओं द्वारा कीटों का भक्षण करते हैं। ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। मतलब कीड़ों को जो पादप होते हैं कीटभक्षी, वो खाते हैं तो पादपों को फायदा हुआ क्योंकि वो नाइट्रोजन की आपूर्ति करेंगे अपनी, और कीटों को नुकसान हुआ। अब इसमें एग्जाम्पल में ड्रोसेरा, नेफेंथी जिसको हम घटपानी कहते हैं, एक कीटाहारी पौधे हैं आपके। तो प्रश्न कई बार पूछा गया है, दो कीटाहारी पौधों के नाम लिखिए, तो ड्रोसेरा और नेफेंथी, इसको आप याद रख सकते हैं। अब मैंने दो एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास किया है प्रेडेशन की क्रिया को, जिसमें आप कोई एक एग्जाम्पल याद रखेंगे। तीसरी आपकी है परजीवता, जिसको हम इंग्लिश में पैरासिटिज्म भी कहते हैं। विषमपोषी जीवधारी जो जीवित पोषी के शरीर से आहार प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं तथा इस घटना को हम परजीवता कहते हैं। अधिकांश जीवाणु और कवक इस श्रेणी में आते हैं। जैसे मच्छर ने या जुए ने किसी व्यक्ति के खून को चूसा, तो इस क्रिया को हम परजीवता के अंतर्गत रख सकते हैं। परजीवियों को सामान्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ से भी प्रश्न आपका पूछा गया है कि परजीवी कितने प्रकार के होते हैं। तो एक प्रकार के परजीवी जो आंशिक परजीवी हैं, थोड़े टाइम के लिए ही किसी पर परजीवी रहते हैं। वे परजीवी जो अपने परपोषी पर आंशिक रूप से निर्भर करते हैं। आंशिक मतलब थोड़े वक्त के लिए या थोड़े समय के लिए आंशिक परजीवी कहलाते हैं। दूसरा स्थायी परजीवी, परमानेंट पैरासाइट। कई परजीवी ऐसे होते हैं जो जीवन भर के लिए परजीवी बने रहते हैं किसी के ऊपर। ये स्थायी रूप से जीवन भर परजीवी बने रहते हैं। जंतु परजीवी दो प्रकार के होते हैं, अंतःपरजीवी और दूसरा बाह्य परजीवी। इन दोनों पे प्रश्न पूछा गया है कि परजीवी कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लिखोगे दो प्रकार के। अंतःपरजीवी जो बॉडी के अंदर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, और बाह्य परजीवी जो बॉडी के बाहर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं, वो बाह्य परजीवी कहलाते हैं। अब अंतःपरजीवी एंडोपैरासाइट, ये परजीवी परपोषी के शरीर में अंदर रहते हैं तथा इन्हें अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए सामान्यतः एक या दो मध्यस्थ पोषकों की आवश्यकता होती है। जैसे गोल कृमि, फीता कृमि, ये बॉडी के अंदर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, इसलिए इसको हम अंतःपरजीवी के नाम से जानते हैं। दूसरा बाह्य परजीवी एक्टोपैरासाइट, ये परजीवी जंतु या पादपों के शरीर की सतह पर चिपककर पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे पिस्सू, जू, लीच आदि। तो ये आपके बाह्य परजीवी कहलाएंगे। इस तरीके से हमने धनात्मक क्रियाएं पॉजिटिव इंटरैक्शन, ऋणात्मक क्रियाएं नेगेटिव इंटरैक्शन, दोनों को विस्तार से समझा और इससे बाहर प्रश्न आपके बोर्ड में नहीं जाएगा। ये लेसन जो मैंने आपको पढ़ाया है ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें जितने भी सिलेबस में टॉपिक आपके इस वर्ष लगे हुए हैं उनको मैंने पूरा पढ़ा दिया है। अब इस लेसन से जो बोर्ड में प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक मल्टीपल चॉइस के, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन, उनका मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगी।
इस थ्योरी को अगर आप नोट डाउन करते हैं तो जितने भी प्रश्न बोर्ड में पूछे गए हैं आप इन्हीं 3 क्वेश्चनों से अपना पूरा जितना भी होमवर्क है या जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका इजीली आंसर कर पाएंगे।